हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 3 करेंगे। इससे पहले क्लास 1 और 2 हम लोग कर लिए थे। प्रमुख वायसराय गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे। आगे हम लोग गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इनका शासनकाल 1916 से 21 तक था। 5 साल का शासनकाल था इनका। इनके शासनकाल में 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1917 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड रीडिंग, इनका शासनकाल 1921 से 26 तक था। यह एकमात्र यहूदी वायसराय थे। 1922 में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित हुआ इनके शासनकाल में। और 1 अक्टूबर 1926 को लोकसभा आयोग की स्थापना किया गया। इनके शासनकाल में, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में क्या हुआ था? तो लंदन और इलाहाबाद में ICS की परीक्षा हुआ था और 1 अक्टूबर 1926 को लोकसभा आयोग की स्थापना हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1926 को। लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ेंगे। 1926 से 31 तक इनका शासनकाल तक था। इनके शासनकाल में देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टुंग बैटलर समिति की नियुक्ति हुआ था। 1927 में क्या हुआ था? तो हार्टुंग बैटलर समिति की नियुक्ति। 3 फरवरी 1928 को इनके शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता क्या बोला जाता है? तो दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 31 तक था। लॉर्ड लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो कौन थे? ये वायसराय थे। इनके शासनकाल में पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936 से 37 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, जबकि 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था 1942 के क्रिप्स मिशन को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति प्रारंभ हुआ, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या बोला जाता है? अगस्त क्रांति, क्योंकि यह 8 अगस्त के महीने में हुआ था, इसलिए अगस्त क्रांति बोला जाता है। लॉर्ड बेवेल, इनका शासनकाल 1944 से 47 ईस्वी तक था। इनके शासनकाल में शिक्षा सुधार हेतु सर्जेंट योजना 1944 के घोषणा 1944 ईस्वी की घोषणा हुआ और 1945 ईस्वी में बेवेल योजना प्रस्तुत किया गया। और 1947 में क्या हुआ? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। लॉर्ड बेवेल प्रमुख हैं क्योंकि इसके शासनकाल में शिक्षा सुधार हेतु सर्जेंट योजना का गठन किया गया था, घोषणा किया गया था। और बेवेल योजना इन्हीं के 1945 में प्रस्तुत किया गया था, इन्हीं के नाम पर बेवेल। और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल कब से कब तक था? 1947 से 48 तक। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा वे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ, जिसमें भारत के विभाजन की रूपरेखा थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों सेम ही है। लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल 1947 से 48 तक था और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 3 जून 1947 को क्या हुआ था? तो माउंटबेटन योजना घोषित हुआ, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और सी राजगोपालाचारी के बारे में भी कन्फ्यूजन रहता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी थे। इसमें भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। इनका शासनकाल 1948 से 50 तक था। भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम
गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा आंसर। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में आया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में और महलवाड़ी बंदोबस्त 1822 ईस्वी में आया था। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त के जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी प्रथा का जनक कौन है? तो थॉमस मुनरो। और महलवाड़ी के जनक कौन है? तो हॉल्ट मैकेंजी। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त का क्षेत्र कौन सा था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक तक था। इसमें पड़ोसी राज्य थे बिहार के, तो बिहार थे, बंगाल थे, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और कर्नाटक थे साउथ का एक। और रैयतवाड़ी में बम्बई, मद्रास और असम थे। और महलवाड़ी का क्षेत्र कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब था। इसमें अस्थाई बंदोबस्त में भूभाग कितना % था? 19%। रैयतवाड़ी में 51% और महलवाड़ी में 30%। महलवाड़ी में कितना था? तो 30%। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त का मालिक कौन होता था? तो जमींदार होता था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कन्फ्यूजन एक ऑप्शन में ये किसान या जमींदार ये सब करके दे देता है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त का मालिक कौन होता था उस समय? तो जमींदार होता था ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था में। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के समय मालिक कौन होता था भूमि का? तो किसान होता था। और महलवाड़ी में गांव के मुखिया होते थे। जमींदार होता था। ब्रिटिश सरकार के राजस्व को देने की जिम्मेदारी जमींदार को थी। अस्थाई बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त के समय 1793 जो लॉर्ड कॉर्नवालिस इनके जनक थे। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के मालिक कौन थे? तो किसान होते थे। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को सौंप दिया था। आगे पढ़ेंगे हम लोग ब्रिटिश कालीन शक्तियाँ। इनाम आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इनाम थे चार्ल्स वुड सर डिस्पैच जो 1854 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष सर वुड थे। अस्टेची आयोग 1878 ईस्वी में हुआ था। हंटर आयोग 1882। ये सब याद करना पड़ेगा। ये सब पॉइंट टू पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। हर्षल समिति 1893 में हुआ था। और मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में आया था। और मानक्रिक आयोग 1901 ईस्वी में आया था। तो इनाम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनाम थे चार्ल्स वुड सर डिस्पैच। आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर वुड। और अस्टेची आयोग के अध्यक्ष अस्टेची थे। कुछ इन लोगों में से नाम मिलता है, जैसे हंटर आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम हंटर थे। हर्षल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हर्षल थे। मैकडोनाल्ड आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। मानक्रिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर वोल्विन स्कॉट मानक्रिक। इनाम आयोग के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। इनाम आयोग और चार्ल्स वुड सर डिस्पैच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। अस्टेची आयोग के लॉर्ड लिटन, ये इंपॉर्टेंट है। अस्टेची आयोग का संबंध किससे था? तो अकाल पीड़ितों की सहायता से। हंटर आयोग के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। और हर्षल समिति के समय वायसराय लॉर्ड लैंसडॉन। मैकडोनाल्ड आयोग के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन। और मानक्रिक आयोग के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में आया था और मानक्रिक आयोग 1901 ईस्वी में आया था। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1899 से 1905। तो इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग क्वेश्चन। जब ये सब याद रहेगा तो जैसे मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में आया था, मानक्रिक आयोग 1901 ईस्वी में आया था, तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। जैसे 1852, तो 1852 और 1854 ये सब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल का है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से 56 ईस्वी तक। अस्टेची आयोग ये लॉर्ड लिटन से संबंधित है। और 1882 नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुआ था।
तो इस तरह से याद कर सकते हो। और 1893 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन का शासन 1893 में से हर्षल समिति के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन थे। इसमें आगे पढ़ेंगे कि इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था। तो इनाम आयोग का उद्देश्य था भू संपत्तियों की समाप्ति, उपाधियों की जांच करना था। चार्ल्स वुड से डिस्पैच का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। तो शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना, भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना। स्टेची आयोग का संबंध किससे था? तो अकाल से था। हंटर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था। हंटर आयोग और चार्ल्स वुड से डिस्पैच आयोग का संबंध दोनों शिक्षा से है, लेकिन यहाँ पर हंटर आयोग शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन से था और यहाँ पर रूपरेखा तैयार करने से था। और हर्षल समिति का संबंध टकसाल संबंधी सुझाव देने हेतु, और मैकडोनाल्ड आयोग का संबंध था दुर्भिक्ष पर स्टेची आयोग की रिपोर्ट पर अपने सुझाव देने हेतु। और मानक्रिक आयोग जो 1901 ईस्वी में आया था लॉर्ड कर्जन के समय, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मानक्रिक थे। ये सिंचाई योजना हेतु, इसका उद्देश्य सिंचाई योजना हेतु था। आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजर आयोग। तो फ्रेजर आयोग किससे था? ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। फ्रेजर आयोग का संबंध उद्देश्य किससे था? तो पुलिस प्रशासन से था। तो पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति को जांच करना था। सैंडर आयोग का संबंध किससे था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की जांच से था। ये भी शिक्षा से रिलेटेड था। और बटलर समिति का संबंध किससे था? तब ब्रिटिश परम सत्ता और देसी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करने से। फ्रेजर आयोग 1902 ईस्वी में हुआ था और बटलर आयोग 1927 ईस्वी में आया था। इसके अध्यक्ष, फ्रेजर आयोग के अध्यक्ष सर डब्ल्यू फ्रेजर और सैंडर आयोग के अध्यक्ष माइकल सैंडर और बटलर समिति के अध्यक्ष हैरकोट बटलर थे। फ्रेजर आयोग 1902 किससे रिलेटेड है? तो 1899 से 1905 यानी लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है। सैंडर आयोग 1917 में ईस्वी में हुआ था। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल से संबंधित है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1919 तक था। बटलर समिति 1927, तो 26 से 31 लॉर्ड इरविन का है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अन्य विचारक रमेश चंद्र दत्त थे, जो कौन सा पुस्तक लिखे थे? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम पुस्तक के लेखक। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया 1868 नामक लेख दादा भाई नौरोजी। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 नाम पुस्तक के लेखक, इन दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। 29 मार्च 1857 इसको 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर कहाँ था? तो पश्चिम बंगाल, जिला परगना के मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दिया था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दिया गया था। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो अंतिम मुगल शासक यही थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। 1857 ईस्वी क्रांति का मुख्य केंद्र कहाँ था? वो पढ़ेंगे। तो दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर और जगदीशपुर था 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, जिसमें दिल्ली के तरफ से नायक कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे, जिनको वक्त खां कहा जाता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से नाना साहब और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का
1857 ईस्वी क्रांति के समय इनका हाथ कट गया था, जिसे इन्फेक्शन फैल गया था, तो उसी की वजह से इनका देहांत हो गया था। दिल्ली में विद्रोह कब हुआ था? तो 11 मई 1857 को, लखनऊ में 30 मई को, और झांसी में 4 जून को, और कानपुर में 5 जून को, और जगदीशपुर में 12 जून को। इस समय दिल्ली के विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो निकोलन हेडसन थे, लखनऊ के कैंपबेल थे, और झांसी के कौन थे? जनरल ह्यू रोज, और कानपुर के कैंपबेल, और जगदीशपुर के कौन थे? तो मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। दमन तिथि कब हुआ था? तो 1857 में 20 सितंबर को। लखनऊ वाला मैटर कब दमन तिथि हुआ था? तो मार्च 1858 को झांसी, 17 जून 1858 को कानपुर, 6 दिसंबर 1857 को, और जगदीशपुर दिसंबर 1858 ईस्वी को। इससे मेन इम्पोर्टेंट है कि प्रमुख नायक कौन थे, भारतीय नायक, और विद्रोह का दमनकर्ता कौन थे, ये पूछता है। इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। प्रमुख केंद्र, भारतीय नायक और विद्रोही के दमनकर्ता। और पढ़ेंगे आगे। तो फैजाबाद के विद्रोही नेता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला, बरेली के खान बहादुर खां, और इलाहाबाद का लियाकत अली, और फतेहपुर का अजीमुल्ला। इतना हम लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दमनकर्ता कौन थे? तो कैंपबेल थे, फैजाबाद और बरेली के कैंपबेल थे, इलाहाबाद का कर्नल नील, और फतेहपुर का जनरल रेनार्ड। सब 1857 ईस्वी में हुआ था, कुछ का 1858 ईस्वी में दमन तिथि हुआ था, और कुछ का 57 में हुआ था। आगे पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं लेखक। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 से पुस्तक के लेखक R.C. मजुमदार हैं। आगे पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 से 1833 तक इनका शासनकाल तक था, और इनका जन्म स्थल राधानगर, हुगली, बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय कहाँ के थे? तो बंगाल के थे। इनकी उपाधि क्या दिया गया था? तो राजा, युगदूत, और ढेर सारा नाम दिया गया था। भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष, ये सब हम लोग सीरियली वाइज पढ़ेंगे। राजा किसने कहा था? तो मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा। युगदूत सुभाष चंद्र बोस द्वारा। संवैधानिक आंदोलन के जनक सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत या जनक कहा गया है, और भारतीय आधुनिक भारत के पिता कहा गया है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नवप्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि का सम्मान प्राप्त हुआ है इनको। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक भारत के पिता किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय कहाँ के थे? तो बंगाल के थे। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? नवप्रभात का तारा किन्हें कहा जाता है? अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु किन्हें कहा जाता है? भारतीय जागृति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो सब राजा राम मोहन राय को ये उपाधि दिया गया था। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Room 183. थैंक यू। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।